हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए मैक्सिमम लोग चाहते हैं आज के समय में कोई भी कंपटीशन तैयारी करें। मैं आपको बता दूँ, तुम कंप्यूटर पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाते हो, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, हर जगह कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। हर जगह कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 20 ऐसे एमसीक्यू बताने वाला हूँ, 20 ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जो मैक्सिमम क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उसके बारे में मैं बताऊंगा भी और एक एक करके समझाऊंगा भी। तो देखिए सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए हमने पहला जो क्वेश्चन दिया है वह है रैम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। रैम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब ऑप्शन दिया है, डिफिनीशन तो बताना नहीं है, तो कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला बता रहा कि अस्थाई स्टोरेज के लिए, प्रिंटिंग के लिए, अस्थाई मेमोरी के लिए, नेटवर्किंग के लिए। चार ऑप्शन दिया। पहला अस्थाई स्टोरेज, दूसरा प्रिंटिंग, तीसरा अस्थाई मेमोरी और चौथा नेटवर्किंग। तो आप जानते भी हैं कि रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आपको पता है कि रैम एक ऐसा मेमोरी है जो डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। क्योंकि जब तक हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तब तक जो डाटा हमारा स्टोर रहता है वो हमारा रैम पे ही रन करता है, प्राइमरी मेमोरी के रैम पे ही रन करता है। जब उस डाटा को हम लोग सेव कर देते हैं तभी सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। ये आपको पहले से ही क्लियर है और मैंने बहुत बार आप लोग को समझाया भी है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा अस्थाई मेमोरी। मतलब जो रैम है वह एक प्रकार का क्या है, अस्थाई मेमोरी है। और देखिए मैंने यहाँ पे आंसर दिया है, आंसर सी। इसका राइट आंसर क्या है, सी। चलिए सेकेंड नंबर हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो यह तो टॉपिक, यह जो मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से मैक्सिमम लोग को पता होगा, फिर भी मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। जिनको नहीं पता होगा वो लोग नोट कर लें और इसको याद कर लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया है। पहला दिया है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, दूसरा दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा कंप्यूटर पर्सनल यूनिट और चौथा दिया सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आपको पता भी है कि सीपीयू एक ऐसा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो हमारे सिस्टम में ओवरऑल जितने डिवाइसेस रहते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि सारे के सारे डिवाइसेस हमारे उसी से कनेक्टेड रहते हैं। और सीपीयू को प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, माइक्रो चिप के नाम से भी जानते हैं। और बिना सीपीयू का, बिना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हम कंप्यूटर पे कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसका डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे, सीपीयू क्या है, इसके मेन कौन कौन से पार्ट्स हैं। आज तो हम लोग एमसीक्यू सीख रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में जान रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन में जितना समझाना मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी। क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। देखिए अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन हमारा दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ध्यान दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हमारा दिया है वर्ड प्रोसेसर, तीसरा हम लोग का दिया है वेब ब्राउज़र, चौथा दिया है डेटाबेस। तो आप लोग को सोच के और कुछ सेकंड में आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सर इसका राइट आंसर यह रहेगा। मैं देखूंगा, चेक करूंगा आपने क्या किया है, ठीक है, सही आपने आंसर दिया है कि नहीं दिया है। हम तो लास्ट में आंसर बताएंगे ही बताएंगे, आप अपने आप को टेस्ट करिएगा, सर बता रहा है उसमें से कितना हमको आता है और कितना नहीं आता है। जो आता है बहुत अच्छा है, जो नहीं आता उसको नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर तो है नहीं, कोई ब्राउज़र भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी, जिसे बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और इसके सहारे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी रिज्यूम तैयार करते हैं, कोई भी लेटर तैयार करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा गया, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। अब कहो सर ऑप्शन तो दिया नहीं आपने, चलिए अब हम लोग ऑप्शन लेके आते हैं। तो देखिए पहला बता रहा कीबोर्ड, दूसरा बता रहा प्रिंटर, तीसरा बता रहा मॉनिटर, चौथा बता रहा स्पीकर। तो आप लोग को जाहिर सी बात है, आप स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, जो कीबोर्ड है वह एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से जब भी हमें कंप्यूटर पर कोई काम करना होता है, कुछ भी टाइप करना होता है, कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना होता है, इनपुट कराना होता है, तो हम लोग कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए चौथे का राइट आंसर रहेगा क्या, कीबोर्ड। क्या रहेगा, कीबोर्ड। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इसका राइट आंसर बता रहा है ए। जस्ट उसके बाद अगला है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और मैं आपको बता दूं 10 लोग में 1-2 लोगों को ही पता होता है कि फादर ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमने दिया है बिल गेट्स, उसके बाद हमने दिया है चार्ल्स बेबेज, उसके बाद से दिया है विंटन सर्फ, उसके बाद हमने दिया है टिम बर्नर्स-ली। तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये जो बिल गेट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, तो यह तो आंसर तो होगा नहीं, आपको ऐसे डिसाइड कर लेना है। चार्ल्स बेबेज आपको पहले से पता है कि इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और टिम बर्नर्स-ली, ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये डब्ल्यू के इन्वेंटर हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विंटन सर्फ। क्या, विंटन सर्फ, या कई लोग बोलते हैं विंटन ग्रे सर्फ। तो आज के बाद से कभी भी कोई क्वेश्चन करता है इंटरनेट का जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट, तो आपको राइट आंसर पता होना चाहिए क्या, विंटन सर्फ। और इसके साथ साथ ये भी आपको पता चल गया बिल गेट्स किसके फाउंडर हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं और टिम बर्नर्स-ली यह हमारे डब्ल्यू के इन्वेंटर हैं। तो आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा कि ये क्या होता है और इसका राइट आंसर क्या है। तो इसी बहाने हम कई सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा सी आंसर मैंने दिया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है URL का पूरा नाम क्या है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी इंटरनेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो URL से क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि URL शब्द कहाँ आता है। तो जब हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं, तो ब्राउज़र में जो कुछ भी हम लोग सर्च करते हैं वो एक प्रकार का, जहाँ पे जो हम लोग टाइप करते हैं वही एरिया URL कहलाता है, वही एरिया URL कहलाता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। पहला बता रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा बता रहा है यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, तीसरा बता रहा है यूनिफॉर्म
रिस्पॉन्स लोकेटर, और चौथा बता रहा है यूनिक रिसोर्स लोकेशन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो इसका राइट आंसर क्या देंगे? तो मैं आपको बता दूं, जब हम लोग इंटरनेट पे काम करते हैं, जब कुछ हम सर्च करते हैं, सर्च बॉक्स में आके जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं, तो जो सर्च करते हैं उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं यूआरएल। उसी में हम लोग टाइप करते हैं यूआरएल, ठीक है। तो उसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हैकिंग किसे कहते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैकिंग किसे कहते हैं? तो मैंने देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला वायरस बनाना, दूसरा किसी सिस्टम को अस्वीकार्य रूप से एक्सेस करना, डेटा का बैकअप लेना, ईमेल भेजना। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग अक्सर सुनते हैं कि मेरा फ़ोन हैक हो गया, मेरा कंप्यूटर हैक हो गया, मेरा डिवाइस हैक हो गया। मीन्स मतलब क्या है? जैसे सपोज मान लीजिए आपका फ़ोन है और आपके बिना परमिशन का कोई आपके फ़ोन को एक्सेस कर लेता है, डाटा को शेयर कर लेता है, डाटा को एक जगह से दूसरे जगह भेज लेता है। तो क्या है, हमने परमिशन दिया नहीं फिर भी वो एक्सेस कर लिया, तो उसी को बोलते हुए हैकिंग कर लिया। कोई हैक कर लिया मेरा फ़ोन, मेरा सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है? बिना हमारे परमिशन लिए वो मेरा आईडी चला रहा है, मेरा डिवाइस चला रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा किसी सिस्टम को अस्वीकार्य रूप से एक्सेस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर बी आ गया। जस्ट उसके बाद अगला हमारा दिया है ब्लूटूथ तकनीकी किस में प्रयोग होती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए बता रहा डेटा स्टोरेज में, दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन में, तीसरा वेब ब्राउजिंग में, और तीसरा प्रिंटिंग में, चौथा प्रिंटिंग में। पहला डेटा स्टोरेज, दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन, तीसरा वेब ब्राउजिंग, चौथा प्रिंटिंग। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा क्या? वायरलेस कम्युनिकेशन। क्या? ब्लूटूथ तकनीकी किस में प्रयोग होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। मतलब बिना वायर का हम आसानी तरीके से डाटा को शेयर कर पाते हैं, ठीक है। कुछ ऑडियो हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई पर्सनल छोटा मोटा डाटा हो, उसको आसानी तरीके से देख पाते हैं, उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसका यूज कर पाते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। अगला ISP का अर्थ क्या होता है? और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेट का, ISP। तो चलिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसको समझते हैं। पहला बता रहा है इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, दूसरा बता रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा इंटरनल सर्वर प्रोटोकॉल, चौथा इंटरनेट सेटअप प्रोटोकॉल। तो देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर है ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये क्या होता है? तो मैक्सिमम जो कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए एयरटेल हो गया, जियो हो गया, VI हो गया, वो सब क्या है? ISP कंपनी है जो इंटरनेट का हमको सर्विस देता है। BSNL हो गया, वो सब ISP कंपनियां हैं जो हम लोग को इंटरनेट का सर्विस देते हैं। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। जस्ट आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका राइट आंसर रहेगा क्या? बी। क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वह दिया IP एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? जो IP होता है उसका उपयोग किस लिए होता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है वेबसाइट्स बनाने के लिए, कंप्यूटर की पहचान के लिए, ब्राउजर चलाने के लिए, पासवर्ड बदलने के लिए, या पासवर्ड के लिए। तो चलिए आप बताइए, IP का इस्तेमाल ना वेबसाइट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ना ब्राउजर चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ना पासवर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और IP जो होता है वह कंप्यूटर की पहचान कराता है,
आईपी के सहारे हम लोग एक्सेस कर पाएंगे कि वो कौन से डिवाइस पे चल रहा है, वो कौन से डिवाइस पे उस डाटा को एक्सेस किया गया है, मैक्सिमम चीज़ें, तो उसको डिटेल में लोग सीखेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा क्या, बी। जस्ट अगला हम क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रोम का क्या कार्य होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, रोम से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रोम का मतलब होता है रोम। रोम का क्या कार्य है, तो रोम का पूरा नाम पहले तो होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या, रीड ओनली मेमोरी, इसी को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो रीड ओनली मेमोरी है, ये जो रीड ओनली मेमोरी है, क्या करता है, यह हमारे कंप्यूटर में डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर करके नहीं रखता है। तो चलिए इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, या प्रोसेसिंग करना, या आउटपुट देना। तो इसका आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया है, यह डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, और अक्सर लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं और उन लोगों को दिक्कत होती है। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं, और इसका देखिए राइट आंसर आ ही गया, राइट आंसर है बी। अब 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें दिया है रोम, रैम, हार्ड डिस्क, सीडी रोम। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार का ऐसा मेमोरी होता है जिसमें हमेशा चेंजिंग ऑटोमेटिक होता रहता है काम करने के हिसाब से, डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो मैं आपको बता दूं, रोम में भी डाटा हमारा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, हार्ड डिस्क में भी हमारा डाटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, और सीडी रोम में भी डाटा हमारा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। तो जो डाटा वोलेटाइल जो होता है वो किसका रहता है, रैम का। किसका, रैम का। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा रैम। क्या रहेगा, रैम। तो देखिए हमने आंसर बताया बी। जस्ट उसके बाद से आगे आते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन करा, कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो कैश मेमोरी होता है उसका रियल में प्रयोग क्यों करते हैं कंप्यूटर में। तो देखिए हमने 4 ऑप्शन दिया है। पहला, प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए, दूसरा डेटा स्टोर करने के लिए, तीसरा प्रिंटिंग के लिए, और चौथा नेटवर्किंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं, कैश मेमोरी बहुत ही फास्टेड मेमोरी है, और इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए। क्या, प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए, और राइट आंसर देखिए ए आ गया। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं। अगला है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो देखिए बता रहा है प्राइमरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी, और यहाँ पे दिया है कैश मेमोरी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी आपको पता ही है, वोलेटाइल मेमोरी भी आपको पता है, और कैश मेमोरी भी आपको पता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा जो हार्ड डिस्क है हमारा वो सेकेंडरी मेमोरी है। क्यों, क्योंकि हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है वह परमानेंटली स्टोर रहता है, और उसका यूज जब मर्जी तब हम लोग कर सकते हैं, और जब तक हम डाटा डिलीट ना करें तब तक वो डाटा डिलीट नहीं होता है। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार का ऐसा मेमोरी होता है जिसमें एक बार डाटा सेव कर देते हैं तो हम लोग बार बार यूज करते हैं, तब तक यूज करते हैं जब तक वो डाटा डिलीट ना हो जाए, या खुद डाटा हम डिलीट ना कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में लोग समझते हैं। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो बता रहा है EEPROM का पूरा नाम क्या है। EEPROM का पूरा नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं EEPROM। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, क्या क्या ऑप्शन दिया है, तो दिया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक्सटर्नल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईजी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में लोग समझते हैं। 16 नंबर, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। अभी मैंने इसका आंसर बताया है, रैम, रोम, कैश या हार्ड डिस्क। तो मैं आपको बता दूं
कंप्यूटर में जितने भी मेमोरी लगे होते हैं उसमें जो सबसे फास्टेड मेमोरी होता है वह है कैश मेमोरी। कौन सा मेमोरी? कैश मेमोरी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन हम लोग सीखते हैं, मतलब कौन सा क्वेश्चन इसको जानते हैं। कहा जा रहा फ्लैश मेमोरी किस श्रेणी में आती है? जो फ्लैश मेमोरी आता हम लोग का, जैसे हमारा फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव आ जाएगा, मेमोरी कार्ड आ जाएगा, तो ये जो फ्लैश मेमोरी किस श्रेणी में आती है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा दिया है कैश मेमोरी, तीसरा दिया है सीपीयू, चौथा दिया नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो मैं आपको बता दूं जो फ्लैश मेमोरी है वो एक प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी है और इसमें जो डाटा हमारा स्टोर रहता है वह परमानेंटली स्टोर रहता है, बार बार डिलीट नहीं होता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब इसको बोलते हैं क्या? तो इसको हम बोलते हैं अस्थाई मेमोरी। क्या बोलते हैं? अस्थाई मेमोरी, अपरिवर्तनशील मेमोरी। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्या कहा जा रहा है? कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे निकट होती है? कौन सी मेमोरी जो है सीपीयू के सबसे निकट होती है? तो देखिए हमें बताया गया है हार्ड डिस्क, दूसरा बता रहा है रैम, तीसरा बता रहा है कैश और चौथा बता रहा है रोम। तो आपको पता होना चाहिए जो हार्ड डिस्क है और जो रैम है वह रोम है वह डायरेक्ट हमारे सीपीयू से नहीं जुड़ा रहता है, मतलब सीपीयू से थोड़ा अलग ही रहता है। लेकिन जो कैश मेमोरी है वह बहुत ही निकट होता है किसके? सीपीयू के। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लोग समझते हैं। क्या वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए यहाँ पे बता रहा है जब रैम समाप्त हो जाती है, जब रोम समाप्त हो जाती है, जब हार्ड डिस्क खराब हो जाए, जब प्रोसेसर भी धीमा हो जाए। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जब रैम समाप्त हो जाती है। जस्ट आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा वह रहेगा रैम को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे दिया है टेम्प्रोरी मेमोरी, उसके बाद से दिया है परमानेंट मेमोरी, उसके बाद से दिया है फ्लैश मेमोरी, उसके बाद से दिया है सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम किस नाम से जाना जाता है? टेम्प्रोरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी या फ्लैश मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी? तो मैं आपको बता दूं कि जो रैम है वो एक प्रकार का हमारा क्या होता है? टेम्प्रोरी मेमोरी होता है। क्या होता है? टेम्प्रोरी मेमोरी होता है। तो ये लगभग आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और देखिए इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। मैंने मैक्सिमम कोशिश किया हूँ मैं समझाऊँ भी, तब आप अच्छे से करके जाइए। ठीक है, तो बस अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैक्सिमम लोग को शेयर करें जिससे इस टॉपिक के बारे में मैक्सिमम लोग को पता चले। और देखिए आज का दौर है, जितना दूसरे का हेल्प करेंगे आपका भी उतना ही लोग सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, कहने के लिए होता है कि दूसरा कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन सपोर्ट से आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और मेहनत से आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन लाइफ में, हर एक लाइफ में किसी न किसी का सपोर्ट रहता है जिससे हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।